हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लिटरेचर के मास्टर। आई एम पारुल शर्मा। तो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं शेक्सपियर के प्लेस के सोर्सेस को, शेक्सपियर के वर्क्स की टाइमलाइन को और उनके क्रिटिसिज्म को। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, इसका जो सोर्स रहा है वो प्लूटार्कस लाइव रहा है, जो कि थॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेट किया था। और कोरियोलैनस, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और इसके साथ साथ जूलियस सीजर, इन तीनों का ही जो सोर्स रहा है वो प्लूटार्कस लाइव रहा है, जो कि थॉमस नॉर्थ ने 1579 में ट्रांसलेट किया था। बात करें प्लूटार्क की, तो जो प्लूटार्क थे वो एक ग्रीक फिलोसफर, हिस्टोरियन और बायोग्राफर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो किसी टेंपल में प्रीस्ट भी थे। प्लूटार्कस लाइव जो है वो इनकी बायोग्राफी थी, और ये एक सीरीज थी 48 बायोग्राफीज की, जिसका नाम था पैरेलल लाइव्स। बाद में थॉमस नॉर्थ ने इसे ट्रांसलेट किया था, उसके बाद उन्होंने इसका नाम दिया था प्लूटार्कस लाइव। थॉमस नॉर्थ जो कि एक इंग्लिश ट्रांसलेटर, मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने प्लूटार्कस पैरेलल लाइव को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, जो कि शेक्सपियर के रोमन प्लेस का मेन सोर्स रहा है। हैमलेट का जो सोर्स रहा है वो हिस्ट्रीज ट्रेजिक रहा है, जो कि एक फ्रेंच ट्रांसलेशन था। एक डेनिश राइटर सेक्सो ग्रामेटिक्स का एक वर्क था, हिस्ट्री ऑफ द डांस। तो हिस्ट्री ऑफ डांस का एक फ्रेंच ट्रांसलेशन है जिसका नाम है हिस्ट्रीज ट्रेजिक, जिसे ट्रांसलेट किया था फ्रेंच लैंग्वेज में बेलफोरेस्ट ने 1514 में। तो ये शेक्सपियर के प्लेस का सोर्स रहा है। ठीक है, इसे हम या तो इसे बोल सकते हैं हिस्टोरीज ट्रेजिक या फिर द हिस्ट्री ऑफ हैमलेट। ठीक है, जूलियस सीजर भी एक रोमन प्ले है और इसका सोर्स भी प्लूटार्कस लाइव रहा है बाय थॉमस नॉर्थ। बात करें ऑल्स वेल दैट एंड वेल की, तो इसका सोर्स रहा है बकासियो का डेकामेरन। बकासियो का जो डेकामेरन है ये 100 स्टोरीज का, इसके अंदर 100 स्टोरीज हैं। तो उन 100 स्टोरीज में एक फोर्थ डे ऑफ आइसोलेशन है, उस फोर्थ डे ऑफ आइसोलेशन की 9th स्टोरी है, ये उसमें से लिया गया है। बात करें एज यू लाइक इट की, तो एज यू लाइक इट इंस्पायर है थॉमस लॉर्ड्स के एक प्रोज रोमांस रोजालिंड से, और जो रोजालिंड है वो बेस्ड है एक मिडाइवल पोएम टेल ऑन गैमलिन से। किंग लियर का सोर्स रहा है रॉफेल हॉलिंस का क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इसका सेकंड सोर्स रहा है द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ किंग लियर एंड हिज डॉटर, ये एक एनोनिमस प्ले था। इसका एक सोर्स रहा है द फेरी क्वीन, जो एडमंड स्पेंसर का है। सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया एंड द मिरर फॉर मजिस्ट्रेट इसके सोर्स रहे हैं। मैकबेथ का जो सोर्स रहा है, मैकबेथ का सोर्स भी हॉलिंस का क्रॉनिकल रहा है। शेक्सपियर ने एक्चुअली हॉलिंस के क्रॉनिकल से हेवीली बोरो किया है। इसके अलावा डेमोनोलॉजी बाय किंग जेम्स फर्स्ट, जो कि स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे, उससे इन्होंने हेल्प ली है। ये एक फैसिनेटिंग हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा विच ऑफ मिडिल्टन, ये जो द विच ऑफ मिडिल्टन है ये एक पैम्पलेट है अबाउट अ वुमेन एक्यूज ऑफ विचक्राफ्ट। पॉसिबली इससे इंस्पायर होकर विचेस के कैरेक्टर को लिखा है शेक्सपियर ने। शेक्सपियर ने इन सोर्सेस को कंबाइन करके अपनी एक डार्क हंटिंग टेल को शेप दिया है। इसके अलावा है रोमन हिस्ट्री एंड सेनेकास ट्रेजेडी। सेनेकन ट्रेजेडीज रिफर टू अ सेट ऑफ 10 एंशिएंट रोमन ट्रेजेडीज। ये जो सेनेकन ट्रेजेडी है ये 10 एंशिएंट रोमन ट्रेजेडीज का सेट है, जो प्रोबेबली लूसियस एनियस सेनेका ने लिखी हैं। ओथेलो का जो सोर्स रहा है, तो ओथेलो का सोर्स रहा है हेकेट मिथी बाय गेराल्डी सिंथियो, जिसमें की स्टोरी है एक मोरिस कैप्टन की। ओथेलो के लिए शेक्सपियर ने सिंथियो के प्लॉट्स को जो फॉलो किया है बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर ने इन्वेंटेड किया है रोड्रिगो को। रोमियो एंड जूलियट का सोर्स रहा है आर्थर ब्रूक की द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। ये एक इंग्लिश पोएम है जो फ्रेंच टेल का ट्रांसलेशन है बाय इटालियन राइटर मातेओ बैंडेलो। टिमोन ऑफ एथेंस का जो सोर्स रहा है, तो जो इसका मेन सोर्स रहा है वो सर थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन और प्लूटार्कस लाइव रहा है। इसके अलावा इन्होंने लूसन समोसा के कुछ डायलॉग्स भी उठाए हैं। शेक्सपियर ने एक्चुअली मल्टीपल सोर्स से ये प्लॉट्स उठाते थे और उन्हें ऐड करते थे, और उसके साथ साथ ये अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते थे। लिंग्विस्टिक एनालाइज ये भी सजेस्ट करता है कि जो ये टिमोन ऑफ एथेंस है वो थॉमस मिडिल्टन ने इसका 1/3 पार्ट लिखा है। टाइटस ऑफ एंड्रोनिकस ये इनका ओरिजिनल माना जाता है। हेनरी फोर्थ
ये इन्होंने हॉलैंड के क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से लिखा है, जिसमें स्टोरी है टू हाउसेस ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर्स की। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 ये भी हॉलैंड के क्रॉनिकल से लिया है। इसके अलावा हेनरी फिफ्थ ये भी हॉलैंड के क्रॉनिकल से लिया है। हेनरी सिक्स पार्ट 1 भी हॉलैंड के क्रॉनिकल से लिया है, इसका भी सोर्स यही है। हेनरी सिक्स पार्ट 2 इसका भी सोर्स हॉलैंड का क्रॉनिकल रहा है। हेनरी सिक्स पार्ट 3 इसका भी मेन सोर्स जो रहा है वो हॉलैंड का क्रॉनिकल रहा है। हेनरी एट इसका भी सोर्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड रहा है हॉलैंड का। किंग जॉन इसका भी सोर्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है। द कॉमेडी ऑफ एरर का भी जो सोर्स रहा है वो रहा है द मेनाकमी बाय प्लूटस। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल मटेरियल है प्लूटस के एम्फीरियो से, एंड द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस ऑफ टायरे। सिमलिन का सोर्स रहा है हॉलैंड का क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इसके साथ साथ बकाशियो का डेकामोरन एंड द मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। लव स्लेवर लॉस्ट का सोर्स रहा है, ये लव स्लेवर लॉस्ट जो है ये भी शेक्सपियर का ओरिजिनल माना जाता है। मेजर फॉर मेजर का सोर्स रहा है जॉर्ज वेलस्टोन का फेमस हिस्ट्री ऑफ प्रोमोस एंड कैसेंड्रा एंड हिकेटो मिथी बाय गिराल्डी सिंथियो। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर ये भी शेक्सपियर का ओरिजिनल प्ले माना जाता है। एलिजाबेथ ने ये कमांड किया था शेक्सपियर को ये प्ले लिखने के लिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सोर्स रहा है वो रहा है एल पिकॉर्नो बाय सर जोवानी फियोरेंटिनो। एल पिकॉर्नो जो कि 14th सेंचुरी के टेल का एक कलेक्शन है, उसमें एक इटालियन मर्चेंट का एपिसोड है जो एक ज्यूइश मनीलैंडर को अ पाउंड ऑफ फ्लैश देता है। शेक्सपियर ने इस प्ले के सोर्सेस के लिए मिडाइवल एंड अर्ली मॉडर्न लिटरेरी वर्क्स का यूज किया है। अकॉर्डिंग टू मैनी स्कॉलर्स पोर्शिया के जो 3 कास्केट इसमें लिए हैं वो 13th सेंचुरी की स्टोरीज का कलेक्शन है जिसका टाइटल है जेस्टर रोमानरम। इसके अलावा द ज्यू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लो भी इसका सोर्स रहा है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये शेक्सपियर का ओरिजिनल माना जाता है। मच अडू अबाउट नथिंग की बात करें, मच अडू अबाउट नथिंग का सोर्स रहा है द स्टोरी ऑफ अरियोदांते एंड जिनेवेरा फ्रॉम लुडोविको एंड एरिस्टोका ऑरलैंडो फ्यूरिसो। इसके अलावा ला प्रीमा पार्टे देले नोवेले बाय मातेओ बेंडेलो। ला प्रीमा पार्टे देले नोवेला से जो कि वर्क है मातेओ बेंडेलो का। शेक्सपियर ने अपने कैरेक्टर्स लियोनार्डो, डॉन पेड्रो एंड हीरो की जो इंस्पिरेशन ली है वो इससे ही ली है। पेरिक्लीस एंड प्रिंस ऑफ टायरे का सोर्स रहा है अपोलोनियस ऑफ टायरे जो कि एक एंशिएंट ग्रीक प्ले है जिसे ट्रांसलेट किया था जॉन गावर ने। कन्फेशियो अमेनिटी जिसका नाम है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है अपोलोनियस ऑफ टायरे। इसके अलावा द डेकामोरन बाय जियोवानी वकाशियो भी इसका सोर्स रहा है। टेमिंग ऑफ द शो का सोर्स रहा है सपोसिस बाय जॉर्ज गैस्कोइन जो कि ट्रांसलेशन है लुडोविको अरिस्टो की एक इटालियन कॉमेडी सपोजिटिका। टेम्पेस्ट ये भी शेक्सपियर का ओरिजिनल प्ले माना जाता है। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा का जो सोर्स रहा है वो चौसर की एक पोएम है ट्रोइलस एंड क्रेसेड। चौसर की ट्रोइलस एंड क्रेसेड बकाशियो की पोएम का अर्लीस्ट इंग्लिश अडेप्टेशन है। एंड फिलोस्ट्रेट जो है वो बकाशियो की एक इटालियन पोएम है। ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की स्टोरी है जिसमें 2 लवर्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बाय द ट्रोजन वार। इसके अलावा रॉबर्ट हेनरिसन का है टेस्टामेंट ऑफ क्रेसेड। इसके अलावा ये बेस्ड है जॉर्ज चैपमैन के ट्रांसलेशन ऑफ इलियाड। इसके अलावा 15th सेंचुरी अकाउंट ऑफ ट्रोजन वार रहा है बाय जॉन लाइगेट एंड विलियम कैक्सटन। 12th नाइट का सोर्स रहा है अपोलोनियस एंड सीलिया बाय बार्नवे रीड। ग्लिंगनाटी जो कि एक इटालियन कॉमेडी है वो भी इसका सोर्स रहा है, और प्लूटस का मेनाकमी। द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना का सोर्स रहा है डायना एनामोराटा जो कि एक लॉन्ग स्पेनिश प्रोज रोमांस है बाय जोस दे मोंटेमेयर। बकाशियो का डेकामोरन भी इसका सोर्स रहा है और जॉन लिली का यूफेसस। विंटर्स टेल का सोर्स रहा है रॉबर्ट ग्रीन का पैन दोस्तो
and Boccaccio का Decameron. Criticism on Shakespeare. The pleasure of sudden wonder are soon exhausted and the mind can only repose on the stability of truth. तो ये लाइंस बोली हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए। सैमुअल जॉनसन ने 9 साल शेक्सपियर के प्लेस को एनालाइज किया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने शेक्सपियर के लिए एक क्रिटिसिज्म वर्क तैयार किया जिसका नाम था प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो ये उसी की कुछ लाइंस ली गई हैं जिनका मतलब है, अचानक आश्चर्य का जो आनंद है वो समाप्त हो जाता है और हमारा जो माइंड है वो ओनली भरोसा करता है सत्य की स्थिरता पर। इसका मतलब है कि उनका जो काम था, शेक्सपियर का जो काम था, वो यूनिवर्सल थीम सभी सब्जेक्ट जैसे कि लव, प्राइड, रिवेंज, जेलसी, इन सब चीज से रिलेटेड है, जो कि कोई भी इरादा या फिर कोई भी कंट्री हो, वो हर जगह पर और हर टाइम हमेशा वो सेम ही रहता है। ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो मिरर ऑफ लाइफ हैं। इन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स की मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी बताया। इन्होंने शेक्सपियर को डिफेंड भी किया। इन्होंने शेक्सपियर की ट्रेजी कॉमेडी, जो ये शेक्सपियर ने ट्रेजी और कॉमेडी को एक साथ मिला के ट्रेजी कॉमिक प्ले लिखे हैं, तो इन्होंने उसको भी डिफेंड किया, क्योंकि ये कहते हैं कि इंसान की जो लाइफ होती है वो भी बिल्कुल ऐसी ही होती है कि कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। तो ऐसे ही प्ले के अंदर भी तो कॉमेडी कॉमेडी नहीं होनी चाहिए या फिर ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें मिलाकर एक प्ले होना चाहिए। तो इन्होंने शेक्सपियर को इस चीज के लिए डिफेंड भी किया है। सैमुअल जॉनसन ये भी कहते हैं कि जो एक क्रिटिक होता है तो उसका ग्रेट एम क्या होता है, कि एक क्रिटिक का ग्रेट एम है जो मॉडर्न लोग जो कि उनके कंटेम्परेरी होते हैं उनकी तो वो निकालते हैं गलतियां, और जो एंशिएंट पोएट जो कि पुराने हो चुके हैं उनकी निकालते हैं वो खूबियां, उनके वर्क्स में खूबियां निकालते हैं, और जो उनके कंटेम्परेरी है, जो उनके साथ में है, जो चल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनकी निकालते हैं वो गलतियां। तो वो सैमुअल जॉनसन को ये बात भी पसंद नहीं है। तो इन्होंने जो शेक्सपियर के लिए अपना अपना जजमेंट दिया था, जो शेक्सपियर के लिए अपना एक क्रिटिसिज्म वर्क दिया था, ये एक तरीके से एप्रिशिएटिव एनालिसिस था। इनका जो ये वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये जो बुक थी 72 पेज की थी और इन्होंने अपने 9 साल दिए थे इस वर्क के लिए। और शेक्सपियर की इनके क्रिटिसिज्म के बाद शेक्सपियर ना केवल इंग्लैंड बट एंटायर वर्ल्ड में शेक्सपियर की एक अच्छी सी रेपुटेशन एस्टेब्लिश हो गई थी। और शेक्सपियर जब जिंदा थे वो तब इतने फेमस नहीं थे, जब शेक्सपियर मर गए थे उसके बाद शेक्सपियर कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए थे। ये विलियम हेजलिट कहते हैं कि इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, एंड इफ वी विश टू सी इन सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे ओनली स्टडी हिज कमेंटेटर्स। ये बोला है इन्होंने ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न पीपल स्कॉलर्स। विलियम हेजलिट बोलते हैं कि यदि हम मानव प्रतिभा की शक्ति को जानना चाहते हैं तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए कि कोई इंसान कितना ब्रिलियंट हो सकता है। और अगर यदि हम देखना चाहते हैं कि कोई पढ़ने के बाद भी, कोई इतना एजुकेटेड होने के बाद भी कोई कितनी चीप चीजें कर सकते हैं, तो हमें शेक्सपियर के कमेंटेटर्स को पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है ये स्कॉलर्स की अज्ञानता पर, विद्वानों की इग्नोरेंस पर उन्होंने ये चीज बोली है। विलियम हेजलिट ने ये चीज विद्वानों की अज्ञानता पर बोली है। हेरोल्ड ब्लूम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मिथ प्रोमीथियस स्टील फायर टू फ्री अस एंड इयागो स्टील अस एज फ्रेश फॉडर फॉर द फायर। तो यहाँ पर हेरोल्ड ब्लूम बोल रहे हैं कि मिथ के अकॉर्डिंग प्रोमीथियस ने हमें फ्री करने के लिए आग चुराई थी, लेकिन इयागो जो ये ओथेलो का एक एंटोगोनिस्ट है, तो वो इयागो के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि इयागो ने तो हमें ही चुरा लिया आग जलाने के लिए, एज अ फोडर, एक चारे के रूप में हमें यूज किया। एंड अप स्टार्ट क्रो, ये रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था शेक्सपियर के लिए अपने वर्क ग्रोथ्सवर्थ ऑफ विट में। द सोलो फेज, ये बेन जॉनसन ने बोला था शेक्सपियर के लिए अपने एक वर्क टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इनफैक्ट इन्होंने शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवोन भी बोला है अपनी पोएम में, जो कि इन्होंने शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के लिए दी थी। बेन जॉनसन जो कि 17th सेंचुरी राइटर है, इन्होंने प्रीफेस दिया था शेक्सपियर के वर्क्स को।
शेक्सपियर के वर्क्स का जो फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन आया था फर्स्ट फोलियो में, इन्होंने अपना प्रीफेस दिया था। ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर थे, इनके दोस्त भी थे और ये उनके कॉम्पिटिटर भी थे। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेक्सपियर को प्रीफेस किसने दिया। कुछ लोग इसे सैमुअल जॉनसन भी समझ लेते हैं, लेकिन सैमुअल जॉनसन ने तो इन पर एक क्रिटिसिज्म वर्क लिखा था जिसका नाम था प्रीफेस टू शेक्सपियर, और बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के वर्क्स के लिए जो इनका फर्स्ट फोलियो आया था उसके लिए प्रीफेस दिया था। द वंडर ऑफ द स्टेज, बेन जॉनसन ने उनके लिए बोला है कि वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नॉट फॉर ऑल एज बट फॉर ऑल टाइम, वो किसी एक एज के लिए नहीं है, वो किसी एक टाइम के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। क्योंकि शेक्सपियर ने जो लिखा है, शेक्सपियर ने ऐसी ऐसी चीजों को टारगेट किया है, शेक्सपियर ने ऐसे मुद्दों पे वर्क किया है जैसे कि लव, रिवेंज, जेलसी, प्राइड, ग्रीड, जो ऐसी चीजें हैं वो हमेशा रहेंगी और हर जगह पर रहेंगी। उनका पुराने होने का कोई खतरा ही नहीं है, वो हमेशा रहने वाली है, वो हर एज में रहने वाली है और वो हर टाइम में रहने वाली है। कुछ राइटर्स जो होते हैं वो किसी एक इरा के लिए लिखते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है कि वो सिर्फ अपने टाइम के बारे में लिख रहे हैं, जो बाद में जाकर थोड़ा अजीब लगेंगे हमें पढ़ने में। लेकिन शेक्सपियर ने जो लिखा है, शेक्सपियर ने ह्यूमन रिलेशंस के बारे में लिखा है। इस तरह की जो चीजें हैं वो पहले भी थी और आज भी हैं, वो उनके वहां पर भी है और वो हमारे यहाँ पर भी है, वो हमेशा रहने वाली चीजें हैं और हम आज भी उनके वर्क से रिलेट कर पाते हैं और पहले भी लोग उनसे वर्क से रिलेट कर पाते थे। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीस्ट चाइल्ड, तो ये जॉन मिल्टन ने बोला है शेक्सपियर के लिए अपनी एक पोएम में। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, ये जॉन ड्राइडन ने बोला है आई एडमायर हिम, ये उन्होंने बोला है बेन जॉनसन के लिए कि मैं बेन जॉनसन को एडमायर करता हूँ लेकिन मैं शेक्सपियर से प्यार करता हूँ। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम, ये जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए बोला है। एक्चुअली जॉन मिल्टन ने उनकी एक पोएम थी ऑन शेक्सपियर, उसमें ये लिखा है। ये एक डेडिकेटेड पोएम थी जो कि शेक्सपियर के सेकंड फोलियो में पब्लिश हुई थी। इसमें मिल्टन शेक्सपियर को होमेज देते हैं, एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो शेक्सपियर को इंग्लैंड के ग्रेट पोइट एंड राइटर मानते हैं एंड दिस इज अ वेरी रोमांटिक एंड इमोशनल पोएम। अदर अबाइड आवर क्वेश्चन थ्रू आर्ट फ्री, ये बोला है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये लाइंस हैं अर्नोल्ड की पोएम शेक्सपियर की। ये इनकी इस पोएम की ओपनिंग लाइन है। तो अर्नोल्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शेक्सपियर है, एक्चुअली मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ पर शेक्सपियर की रेपुटेशन के बारे में बता रहे हैं। वो बताते हैं कि शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट है एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो अदर पोइट्स हैं हम उन पर तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम शेक्सपियर जो है वो इस डिस्कशन से बिल्कुल फ्री हैं। हम शेक्सपियर से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो इतने ग्रेट हैं कि हम उन पर ना तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें पिन डाउन कर सकते हैं, बिकॉज देयर हैज नो एनी फॉल्ट इन हिज वर्क्स। शेक्सपियर इससे बिल्कुल फ्री है। वेयर एज अदर राइटर्स जो कि कभी कभार क्वेश्चन उनसे हम कर सकते हैं अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर वर्क्स, लेकिन वो कहते हैं शेक्सपियर तुम तो हमारे सवालों से बिल्कुल फ्री हो और तुम हमारी समझ से तो बिल्कुल परे हो, तो हम तुमसे क्या ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये पोएम ट्रिब्यूट करती है शेक्सपियर को एंड प्रेज करती है उन्हें एज अ सोनेटियर। यहाँ शेक्सपियर के लिए बोला है वोल्टायर ने कि अ ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन होज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। यहाँ पर वोल्टायर बोलते हैं कि जो ये जो शेक्सपियर है वो एक शराबी इंसान है जिसके पास कुछ इमेजिनेशन तो है, उसके पास कुछ कल्पनाशीलता तो है, तो उस इमेजिनेशन से ही वो कुछ लिखता है जिसे लंदन और कनाडा के लोग पसंद करते हैं। तो वो कुछ ऐसा लिखता है कि उसे सिर्फ लंदन और कनाडा के लोग पसंद करते हैं, जो शराब के नशे में वो इमेजिन करके लिखता रहता है। तो ये वोल्टायर ने शेक्सपियर के लिए बोला है कि व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है, मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे तुच्छ लोग जैसे कि ट्राइबल पीपल कैसे वो इतनी अच्छी प्यारी लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ने के बाद। To begin then with Shakespeare, he was the name of modern and perhaps ancient poets, had the largest, most comprehensive soul by John Dryden in his essay of dramatic poesy. जॉन ड्राइडन कहते हैं कि शेक्सपियर जो थे वो बहुत बड़े और बहुत ही लार्जेस्ट पर्सनालिटी थे।
उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही बड़ा था। वो सभी मॉडर्न पोइट्स में और शायद एंशियंट पोइट में भी कोई इतना बड़ा नहीं था जितने बड़े शेक्सपियर थे। वो अपने प्लेज में चीजों का जो डिस्क्रिप्शन देते थे तो आप न केवल उन्हें पढ़ते और सुनते थे, आप उन चीजों को फील कर सकते हैं। जो शेक्सपियर थे वो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े विद्वान, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल थे। आवर माइंडेड माइंडेड शेक्सपियर, ये बोला है एस.टी. कोलरिज ने शेक्सपियर के लिए। यहाँ पर कोलरिज ने बोला है शेक्सपियर के लिए असंख्य, जो अनकाउंटेबल, जो कि गिने ना जा सके, असंख्य विचारों वाले शेक्सपियर। ऐसी थॉट्स, इतनी थॉट्स जो कि गिनी ना जा सके, एक ही माइंड में इतनी सारी थॉट्स वाले शेक्सपियर। शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइन, ये जॉन रस्किन ने बोला है शेक्सपियर के लिए। ये जॉन रस्किन कहते हैं कि जो शेक्सपियर के प्लेस होते हैं तो उनमें हीरो का कोई रोल नहीं होता, मतलब हीरो का कोई मेजर रोल नहीं होता। उनके प्लेस में जो हीरोइन होती है वही प्ले को चला रही होती हैं, वही मेन प्रोटोगोनिस्ट होती हैं। उनका ये स्टेटमेंट उनकी कॉमेडीज को रिफर करता है। उन्होंने उनकी यहाँ पर कॉमेडीज के लिए बोला है, जहाँ उनका कहना है कि वुमेन प्ले अ क्रूशियल रोल। उनकी जो वुमेन है उनके प्लेस में बहुत ही उनका रोल होता है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है, जो प्लॉट को आगे ले जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बेट्रिस है इन मच अडू अबाउट नथिंग में, जो बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही बोलने वाली और सेल्फ एजरेटिव वुमेन है। पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो पोर्शिया है, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ओथेलो में जो डेस्डेमोना है वो बहुत ही पैसिव है और सबऑर्डिनेट है। इन किंग लियर में कोर्डेलिया, जो कि बहुत ही अच्छी, प्यारी और केयरिंग डॉटर है। ही इज अ यूनिवर्सल पोइट, ये बोला है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। फिर है I do not remember that any book or person or event of my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare, ये बोला है गीत ने शेक्सपियर के लिए। यहाँ पर गीत ने अपना एक कॉमन लिटरेरी जजमेंट दिया है कि मुझे याद नहीं है कि किसी बुक का या फिर किसी इंसान का या फिर मेरी लाइफ के किसी भी इवेंट का मुझ पर कोई इतना इम्प्रेशन डाला है, किसी चीज ने या किसी इवेंट ने मुझ पर इतना इम्प्रेशन डाला है जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने मुझ पर डाला है। गीत कहते हैं कि जो शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस है वो हमारी लैंग्वेज पर, वो हमारी कैलकुलेशन से भी परे है। Whenever I'm asked who is playwright who has influenced you the most, तो वो है शेक्सपियर। ये क्रिस कर्नाड ने बोला है, जो कि एक इंडियन प्ले राइटर है, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट भी हैं, जो कि एक एक्टर भी हैं। तो ये शेक्सपियर से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, तो तब इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था। अ प्ले ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स बेस्ड ऑन इटालियन स्टोरी, डेविड डाइची ने बोला ऑन रोमियो एंड जूलियट के लिए कि एक ऐसा प्ले है जो कि एक स्टार क्रॉस्ड लवर की स्टोरी दिखाता है और बेस्ड है इटालियन स्टोरी पे। अ सिली प्ले एंड नो रिलेटेड एट ऑल टू द नेम और डे, ये सैमुअल पेपी ने बोला था ऑन 12th नाइट पर। अपनी एक डायरी में उन्होंने ये नोट डाउन किया था कि बिल्कुल सीली प्ले है, बिल्कुल ठीक है, और जो अपने नाम से तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, जो इसका नाम है 12th नाइट, उसके जैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सीली प्ले है। द वर्स्ट दैट आई एवर हियर्ड इन माई लाइफ, इन्होंने रोमियो एंड जूलियट के लिए बोला है कि बिल्कुल जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सुना है उसमें सबसे वर्स्ट है तो यही है। द मोस्ट insipid ridiculous play that I ever saw in my life, सैमुअल पेपी ऑन मिडसमर नाइटर्स ड्रीम के लिए उन्होंने बोला है कि मोस्ट इंसिपिड, बिल्कुल बेस्वाद, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल रिडिकुलस, अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई प्ले देखा है, कुछ देखा है, तो वो यही है मिडसमर नाइटर्स ड्रीम। फर्स्ट एंड इंडीड ओनली कंप्लीट वर्क, ये बोला है जेएम रॉबर्टसन ने ऑन मिडसमर नाइटर्स ड्रीम के लिए कि अगर कोई वास्तव में, अगर कोई इनका कंप्लीट वर्क है तो वो है मिडसमर नाइटर्स ड्रीम। एब्सोल्यूट इनफाइडल, ये बोला है डाउडन ने इयागो के लिए कि अगर असली धोखेबाज की बात की जाए तो वो है इयागो। मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये कोलरिज ने बोला है इयागो के लिए कि एक ऐसा एंटोगोनिस्ट, एक ऐसा इंसान जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसे ना तो उस चीज से कोई फायदा होने वाला है और ना ही उसे नुकसान, जो कि बिना किसी उद्देश्य के दूसरे से जलता हो, दूसरे से कोई दुर्भावना रखता हो, तो वो है इयागो।
पोइटस ग्रेटेस्ट सिंगल अचीवमेंट, ये डाउडन ने बोला है किंग लियर के लिए कि ये शेक्सपियर का अगर कोई अचीवमेंट की बात करें तो वो इनका सिर्फ किंग लियर है। इन्होंने किंग लियर को शेक्सपियर का एक सिंगल अचीवमेंट बोला। ओथेलो डज नॉट किल डेस्डेमोना इन जेलेसी बट इन कन्विक्शन forced upon him by the almost superhuman art of Iago। ये कोलरिज ने बोला है। कोलरिज कहते हैं कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि वो उसे जेलसी करता, बल्कि उसने इसलिए मारा है कि उसे उन चीजों पर पूरा भरोसा है, उन एविडेंस पर पूरा भरोसा है जो कि इयागो ने उसे दिखाए हैं। चीजों का हेरफेर करके जो उसे दिखाए हैं तो उसे उन पर पूरा भरोसा हो जाता है, तो इसलिए वो डेस्डेमोना को मारता है। Are the commentators on Hamlet really mad or only pretending to be? तो ये ऑस्कर वाइल्ड बोलते हैं हेमलेट के लिए। King Lear, where the language is so artificial, so curiously tortured and so difficult that every speech has to be read 2 or 3 times before its meaning can be comprehended। ये मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं किंग लेयर के लिए। मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं कि जो इनका प्ले किंग लेयर है उसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी आर्टिफिशियल है कि उसे पढ़ने के लिए उसकी हर स्पीच को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, जब जाके उसका कोई मीनिंग पता चलता है। तो किंग लियर बहुत ही डिफिकल्ट है पढ़ने में। तो मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं एन आर्टिस्टिक फेलियर। टी.एस. इलियट ने हेमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बोला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। टी.एस. इलियट ने ये जो टर्म थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इस टर्म को इन्होंने दिया नहीं था बल्कि इन्होंने इसे पॉपुलर किया था। इस टर्म को तो कॉइन किया था वॉशिंगटन एलिस्टन, शायद उनका नाम यही है, वॉशिंगटन एलिस्टन ने दिया था इन लेक्चर ऑन आर्ट में। बाद में इलियट ने अपने वर्क हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इसे इंट्रोड्यूस कराया था। ये कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है या कोई पर्टिकुलर इमोशन हो सकता है जो किसी ऑडियंस की सेंसरी पावर को इवोक कर सकता है बिना कुछ कहे। और जो कैरेक्टर होते हैं प्ले के वो अपना जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो ऑडियंस को बताना चाहते हैं, ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, जो ऑडियंस होती है वो चीजों को अपने आप ही समझ जाती है अपनी सेंसरी पावर से कि क्या चल रहा है या फिर कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है या फिर आगे क्या होने वाला है या फिर जो कैरेक्टर है वो क्या फील कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस आर्ट हम किसी के इमोशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन या कोई चेन ऑफ इवेंट, इससे किसी के भी सेंसरी एक्सपीरियंस को इवोक कर सकते हैं। उसके लिए हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हेमलेट में ये चीजें नहीं है। शेक्सपियर ने हेमलेट में इस आर्ट का यूज ही नहीं किया, इसीलिए टी.एस. इलियट ने इस प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है कि इसके अंदर जो कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जिनके प्ले के अंदर जरूरत भी नहीं है। इस आर्ट को यूज करने के बजाय शेक्सपियर ने अपने प्ले में बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स का यूज किया है, जबकि इस आर्ट की हेल्प से कैरेक्टर की फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनके लिए बड़े बड़े डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं होती है। ऑडियंस जो होती है सिचुएशन को देख लेती है और वो खुद ही इमेजिन कर लेती है, अनुमान लगा लेती है कि इसमें आगे क्या होगा। लेकिन शेक्सपियर ने अपने हेमलेट के प्लॉट्स को बिना वजह ही बड़ा कर दिया है। इसी वजह से टी.एस. इलियट ने इनके प्ले हेमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर बोला है एज द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये टाइमलाइन है शेक्सपियर के वर्क्स की।